तो प्रधानमंत्री जी यहाँ आए और बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने अरुणाचल के सरजमीन से, ईटानगर से इसका आज प्रारंभ कहिए। तो इतने दिनों से हम सुन रहे थे कि रोल आउट होगा और इसी अरुणाचल से किया, तो बहुत ही आनंद का बात है। 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद हमारे युवा को हमको क्या रास्ता दिखाना है, क्या करना, we always have to think ahead. So it is very necessary that you stay connected to your roots, to your traditions, to your values, traditional values. तो ट्रेडर्स के लिए भी कितना तकलीफ था, वैट का प्रॉब्लम, ऑक्ट्रॉय, एंटरटेन, ये वो अलग अलग 21 टैक्स, जीएसटी सिंगल टैक्स। उसके बाद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कम्बरसम प्रोसेस कम कर दिया, टाइम फ्रेम लगा दिया, ट्रेडर्स के लिए भी बल्ले बल्ले, और जो कस्टमर्स है, जो ग्राहक है, जो गरीब है, जो मिडिल क्लास है, उनके लिए भी बल्ले बल्ले। यू शुड नो ऑल द लैंग्वेजेस, बट इट हैज टू बिगिन फ्रॉम योर लोकल लैंग्वेज। फादर डिड नॉट गेट एडमिशन इन शिलोंग, तो उससे उसको एक बहुत धक्का लगा कि मॉडर्न एजुकेशन जरूरी है, और फिर वो मिशन का मुहिम में लगे। हमारा डेमोक्रेसी का, प्रजातंत्र का हिस्ट्री में ये जो रिफॉर्म्स जो लाया है, दिस विल ऑलवेज बी गोल्डन अक्षरों में लिखा जाएगा, और उसका श्रेय प्रधानमंत्री मोदी जी परम आदरणीय, और फाइनेंस मिनिस्टर मैडम निर्मला सीतारमन जी, और हमारे आदरणीय परम आदरणीय मुख्यमंत्री राज्य में पेमा खांडू जी। Hello, Namaste, and welcome to Nassau Presents The Tyson Talk Show, Season 8, co-powered by Arunachal Handicraft. Today with us, we have a respected and honorable MLA, cum spokesperson, BJP, who is also known for his work as both a lawyer and a social worker dedicated towards social welfare. So we'll have him here and learn more of his journey and wisdom. So let's welcome Shri Topan Erteji. Hello sir, welcome to the Tyson Talk Show. Hello, and thank you very much to the entire audience of Tyson Talk Show. ये मेरे लिए भी बहुत ही एक यूनिक एक्सपीरियंस है that I am getting this opportunity to speak in this very loved talk show, Tyson Talk Show, which is very popular in Arunachal. And I look forward to a very healthy conversation with you, Tuptan madam. Likewise, sir. We are honored to have you here, and thank you so much once again for joining us at our show. Thank you, thank you. Yes. So first, sir, when I started learning about you, I started reading about you. I've learned that लोग कहते हैं कि आप बस एक politician नहीं हो, पर एक inspiration हो, dedicated and grounded, graceful and articulate person. तो आप अपने वैल्यूज और कल्चर को लेके इस पब्लिक लाइफ में आप कनेक्टेड कैसे रहते हो? लाइक हाउ डू यू स्टे कनेक्टेड टू योर कल्चर एंड वैल्यूज इन पब्लिक लाइफ? See, there are two aspects to it. एक है getting connected with the people. एक है while getting connected, you keep your cultural values intact. So you see, my political journey has been like this, that I contested in 2019 elections and I lost. Now, a lawyer, you had given me introduction as an advocate, but that is a history now actually. You can say former advocate actually. Anyway, मेरा ये था कि 2019 में मैं इलेक्शन लड़ा, फिर उसके पश्चात मुझे उसमें हार का सामना करना पड़ा, और उसके बावजूद मैं लोगों से घुल मिलता रहा। 30 आलो वेस्ट इज माई कॉन्स्टिट्यूंसी, तो कॉन्स्टिट्यूंसी के जितनी जनता है सबसे मैं हारने के बाद भी कनेक्शन बनाए रखा, कॉन्टेक्ट बनाए रखा। एंड मोर पर्टिकुलरली जब
दुख के समय, वैसे सुख के वक्त भी मैं उनसे मेरा उनसे मिलना जुलना रहता है, लेकिन मेरा मानना है कि लोगों से अगर आप दुख के समय कनेक्टेड रहेंगे, तो उसमें जो है लोगों के साथ में आपका दिल का रिश्ता बढ़ता है, और उसी के फलस्वरूप मेरा मानना है कि 2024 में एज एमएलए मुझे एमएलए के रूप में 30 अगस्त के जनता ने बड़े ही प्यार से, बड़ी विनम्रता से मुझे चुना, और मैं उसका बहुत आभारी, जन्म जन्म तक आभारी रहूंगा। नाउ कमिंग बैक टू ट्रेडिशंस एंड कल्चर्स, देखिए मेरा ये मानना है कि योर ट्रेडिशन एंड कल्चर, इसको जितना हो सके हमारा कोशिश ये रहना है कि वी हैव टू प्रिजर्व इट, क्योंकि मेरा मानना यह है कि आपका कल्चर, आपका ट्रेडिशन, ये आपसे अलग नहीं है, इट इज द सेम थिंग, इट इज द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। आपका आइडेंटिटी, आपका ट्रेडिशनल कल्चर हो गया, ये इससे अगर आप दूर हो जाएगा तो क्या होगा कि आप अपना आइडेंटिटी को लूज करते हैं, ये मेरा मानना है। सो इट इज वेरी नेसेसरी दैट यू स्टे कनेक्टेड टू योर रूट्स, टू योर ट्रेडिशंस, टू योर वैल्यूज, ट्रेडिशनल वैल्यूज। इसलिए मैं जब भी वोपिन वगैरह में जब जाता हूँ, वोपिन मेरा फेस्टिवल है या फिर कोई और फेस्टिवल, न्योकुम हुआ या सोलुंग हुआ, तो मैं हमेशा जब भी मेरा भाषण देने का समय होता है, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जितने युवा होते हैं, युवा को मैं हमेशा एड्रेस करता हूँ कि हमको अपना ट्रेडिशन और कल्चर बचाए रखना है, और इसके लिए जितना हो पाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ, जैसे जब हम हमारा ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स में जाते हैं, तो व्हेन वी गो देयर, मेरा मानना है कि इट इज वेरी एसेंशियल, इट इज वेरी नेसेसरी कि उसको इन ट्रू स्पिरिट में जाए। मैं जाता हूँ सपोजिंग मुपिन में, तो मैं अपना जो वेशभूषा है, अपना जो ट्रेडिशनल ड्रेस है, अपना ट्रेडिशनल बीड्स है, अपना ट्रेडिशनल हैट है, फिर हम अपना जो लोकल ध्वनि है, धुन है, उसमें हम नाचेंगे, गाएंगे। सो व्हाट वी आर डूइंग व्हेन वी डू दैट, वी आर एंश्योरिंग दैट आवर ट्रेडिशनल कल्चर लिव्स ऑन। तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि कल्चर, ट्रेडिशन, इट कम्स थ्रू एजेस, बहुत सदियों से चल के आता है, और हमारे परदादा, हमारे दादा सब इसको लेके आते हैं। तो ये इट इज इम्पेरेटिव ऑन अस दैट इसको हम प्रिजर्व करके रखें। We have to preserve it and pass it on to the next generation. And then it should not be limited to the festival part only. फेस्टिवल में आप पूरा रिचुअल्स करके फिर बाहर आप निकल के फिर अगला बाद में आप फिर, वो नहीं है। आप इवन आफ्टर फेस्टिवल्स आर ओवर, और अरुणाचल तो ऐसे भी लैंड ऑफ फेस्टिवल्स है, इवन आफ्टर फेस्टिवल्स आर ओवर, आपको अपना ट्रेडिशनल वैल्यूज, ट्रेडिशनल कल्चर को आपको रखना है, और साथ में अपना लोकल डायलेक्ट को आपको जानना है। इट इज गुड टू नो लैंग्वेजेस, यू शुड नो ऑल द लैंग्वेजेस, बट इट हैज टू बिगिन फ्रॉम योर लोकल लैंग्वेज, है ना। तो लोकल लैंग्वेज अगर आप सही से नहीं बोलेंगे, तो फिर आप, मेरे हिसाब से आपको मैं पूर्ण व्यक्त नहीं मानूंगा। यू आर नॉट फुल। करेक्ट सर। तो सर आपने अब जैसे अभी कल्चर की बात किया है आपने, यू स्पीक अबाउट योर कल्चर विद डीप इमोशन, लाइक हमारा ये जो कल्चर है उसको कैसे हम प्रिजर्व करें, तो आप उसकी बात करते हैं विद लाइक इमोशन टू इट। तो हमारे आने वाली पीढ़ी जो है उसके लिए आप ये फास्ट हमारे डेवलपिंग चेंजिंग वर्ल्ड जो है, उसमें आपको कैसा लगता है कि हम हमारे कल्चर रूट्स, हमारे आने वाली पीढ़ी ये कल्चर रूट्स को प्रिजर्व कर पाए? तो रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन, ये हम कल्चर रूट्स कैसे प्रिजर्व करें लाइक विद द फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड? वही मैं बताया ना, वही मैं एग्जैक्टली बता रहा था कि व्हेन यू गो टू योर फेस्टिवल्स,
आप उसका जो मूल इथॉस है उसमें आप जाइए। युवा है, आप ट्रेडिशनल जो आपका ड्रेस है, पोशाक है, बीट्स है, वो सब आप पहन के जाइए, है कि नहीं? जी जी। आप कोट टाई वगैरह पहन के जाएगा तो फिर वो थोड़ा सा मिक्स हो जाता है, बॉम्बे मिक्सचर एक डालमूट था, उस टाइप का हो जाता है। तो मेरा मानना ये है कि जैसे मैंने पहले बताया, आई थिंक आई हैव टोल्ड यू द आंसर बिफोर हैंड सेल्फ, दैट द यूथ्स not only during the festival time, उसके बाद भी there are some things you have to preserve। और हमारा जो कल्चर का मूल जो चीज मूल जो हमारा the way we उसको हमको किसी भी हालत में we have to preserve it, and it should not be restricted to festival time। मतलब मैं दोबारा मेंटेन कर रहा हूँ, even after festivals are over, हमको जो भी हमारा प्रैक्टिसेस जो हमारा दादा परदादा से मिला है, we have to preserve it, and there is no two ways about it। So I think but our generation is eventually preserve करने में लोग भी लगे हैं। Like वेस्टर्न कपड़ों में भी आप देख सकते हो कि छोटा मोटा अपना ट्रेडिशनल कुछ ना कुछ वो लोग लेके चल रहे हैं, like slowly। You see, my point is that वेस्टर्न कल्चर में आप थोड़ा मिक्स करके करेंगे, which you call fusion। Yes। फ्यूजन आप कर सकते हैं। I don't ultimately say, for example, music। म्यूजिक itself is म्यूजिक में हम दूसरे धुनों को मिला के ही म्यूजिक बनाते हैं, इट्स फ्यूजन। आप हमारा कुछ ट्रेडिशनल सॉन्ग्स होता है तो हम उसमें वीणा, हारमोनियम, ड्रम्स, गिटार वगैरह हम डालते हैं एंड अपना ध्वनि भी आता है, सो इट्स म्यूजिक। बट फ्यूजन इतना नहीं होना है। मैं ड्रेसेस में आ रहा हूँ, इट्स जस्ट सॉन्ग एंड ड्रेसेस को कोरिलेट कर रहा हूँ। इट शुड नॉट बी टू एन एक्सटेंट कि जो ओरिजिनलिटी है तो उसका असली रूप है वही गायब हो जाए। सो फ्यूजन और वट एवर यू मे कॉल इट, टू एन एक्सटेंट इट हैज टू बी एक लिमिट उसमें होना है कि ये ना कर दे कि आप पूरा उसका स्ट्रक्चर ही बदल दे और वो कुछ और ही दिखने लगे। सो the ethos, the मूल जो ethos है, that has to be preserved। Sanctity, whether it is music, whether it is language, whether it is dresses, it is applicable to all। So when we talk about culture, so we know that culture is not only about rituals, it's more than that। It's about how you connect with people, it's like love। तो culture वो चीज़ है। तो how do you think कि what role do you think culture plays in maybe defining the social life of communities such as Alo West or so? तो ये कल्चर क्या रोल प्ले करता है उसमें? कल्चर, देखिए कल्चर का रोल मैंने ये बताया कि when you are, आपका जो कल्चर है, when you say अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी में, you are, as I said, your tradition, your culture is your identity। Yeah। तो क्वेश्चन ऑफ रोल डज नॉट अराइज, ये आप खुद है ना। तो अगर आप ट्रेडिशनल और कल्चर को खो देंगे तो रोल वो तो आप अपना कोई लुप्त कर रहा है। सी what role it plays, it is not the point। Tradition is culture is a part of you। So the moment when I say topinat, your culture and your tradition tags along with you। समझिए? So that is what I've been saying from the very beginning। I don't know how far you got it। That is what I'm trying to say, that it is a part of you only। So what role it will play, आप जो रोल प्ले करेगा, आप एंड ट्रेडिशन एंड कल्चर, इसको आप भाग नहीं कर सकते हैं। सो इफ यू, अगर आप आपका कल्चर या ट्रेडिशन को आप अलग कर देंगे, देन यू आर नॉट यू। सो इट इज इनकम्बेंट ऑन यू कि आप अपना कल्चर ट्रेडिशन को लेके आप चले। दैट इज योर ओरिजिनलिटी। Correct। So sir, earlier you've talked about how you lost pehle mein election, and then now you are the current MLA। तो आपके life में you have seen both wins and loss। So what do you think is was the turning point that
I would say that kind of shaped your mission as a public leader, a turning point in your life? See, there's no turning point. When you are into social service and politics, राजनीति ऐसा चीज है कि ये आपको ये समाज सेवा है। आप समाज को सेवा करने के लिए आते हैं, तो इसमें कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट या ऐसा कोई चीज नहीं। When you come to serve the people. और I decided, एक्चुअली मैं सोशल सर्विस तो कर ही रहा था, बट राजनीति में मैं नहीं था। आई वॉज इनडायरेक्टली, मैं बिफोर एंटरिंग इनटू पॉलिटिक्स मैं अलग अलग NGOs कुछ जैसे हेल्पिंग हैंड्स वगैरह से जुड़ा हुआ था। देन आई डिसाइडेड कि आप पब्लिक को सेवा सही मायने में कर सकता है, तो राजनीति में अगर आप आता है तो पब्लिक समाज को सेवा करने का और भी अच्छा तरीके से आपको मौका मिलेगा। Then I decided to take the plunge कि मैं तो सोशल सर्विस कर ही रहा हूँ, तो राजनीति के द्वारा थ्रू दैट डोर भी मैं एंट्री करूंगा। तो बेसिकली कोई उसमें कोई टर्निंग पॉइंट बोल के नहीं है। आपका मेरा ये था कि समाज सेवा में कर रहा हूँ, तो राजनीति का जो डोर है उसको मैं खटखटा के पब्लिक के पास जाऊंगा, एंड इफ दे अप्रूव ऑफ इट तो मैं बनता हूँ, मैं चुना जाता हूँ, तो देन आई विल कैरी ऑन विथ माय सोशल एक्टिविटीज। सो उसमें कोई टर्निंग पॉइंट या किसी चीज को मैं कुछ हुआ कि मैं कुछ टर्निंग पॉइंट हुआ इसलिए मैं पॉलिटिक्स में, ऐसा कुछ नहीं है। आई वॉज इनटू सोशल सर्विस एंड देन आई रियलाइज्ड कि इफ आई टेक द प्लंज इनटू पॉलिटिक्स आई कैन सर्व द सोसाइटी मोर। जितना मैं कर पा रहा हूँ उससे ज्यादा मैं कर पाऊंगा। एंड देन उसी थॉट प्रोसेस से मैं गया, एंड पहला राउंड में मैं I got defeated, and then second round में I defeated by close margin. Second round I won comfortably, and let's see what is in store for the days to come. There are very nice things store for you. I think so. आपके साथ conversation करके पता चल रहा है that there is gonna be a good things not only for you, I think for the general public as well from you. So sir, you are the third generation MLA of Arunachal Pradesh, and being a third generation MLA is not just, I would say, political fact, but it's a legacy, and which has also been talked by our Honorable Chief Minister with pride. So how do you personally feel carrying forward such a profound image or legacy? You see, this question लोग मुझे अक्सर पूछते हैं कि आप अरुणाचल के अभी फर्स्ट थर्ड जनरेशन MLA हैं। सी मेरा मानना है इन पॉलिटिक्स, इन राजनीति, द सुप्रीम सबसे सुप्रीम होता है जनता, पब्लिक। जनता जनार्दन, एज वी से इन हिंदी, जनता इज गॉड। जनता जो चाहेगी वही होगा। तो whether I am first generation, I am second generation, I am third generation is immaterial. What is material is मैं अपना जो भी कुशलता है मैं जनता के सामने रखता हूं, एंड जनता डिसाइड्स कि whether I am eligible to represent them or not. Now, see, there would be someone who is not from a political family और वो इलेक्शन जीत जाता है। There will be someone कोई ब्यूरोक्रेसी लाइन से आता है, कोई रिटायर्ड इंजीनियर्स होगा, वो आते हैं, he contests election, he wins. So there are different routes, I say, to reach this political जो MLA या MP का, there are different ways. But at the end of the day, it is up to the people to decide whom you elect. और उसमें कुछ काम नहीं करता है कि आप किसके बेटे हैं, आपका दादाजी कौन है। आपका काम बात करेगा। आपने जो लोगों के साथ में आपका जो कनेक्शन है, दिल का कनेक्शन है, वो बात करेगा। हाँ, लेकिन मेरा एक चीज ये मानना है कि मैं थर्ड जनरेशन पॉलिटिशियन हूं। लोग कह सकते हैं कि जो विदाउट पॉलिटिकल बैकग्राउंड उनके लिए टफ होता है, क्योंकि
उनको फिर शुरू से उनका करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। मेरा ये मानना है कि थर्ड जनरेशन में तकलीफ ज्यादा है, ये मेरा मानना है, मैं भी रॉन्ग। क्योंकि क्या होता है कि लोग में अक्सर प्रश्न आता है कि उनका फैमिली को देता रहेगा, ऐसे बात भी निकलता है। तो उसमें आपको और ज्यादा पब्लिक के पास दिखाना पड़ता है जाके कि देखिए मैं अपना कनेक्शन, अपना दादाजी पिताजी का जो वंश है उस हिसाब से नहीं आ रहा हूं। मैं आप लोगों को सोशल सर्विस करके, मैं आप लोगों को सेवा करने के लिए, और मेरे पास में वो कुशलता है, आई हैव दैट इन मी टू सर्व यू। तो जो एक्सपेक्टेशन लेवल भी आप कहिए या जो भी हो, तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत है। बट दिस इज माई व्यू। A newcomer might feel कि he's having the tougher side, क्योंकि वो ये सोच सकता है कि उनका तो बेस नहीं। But anyway, my point of view is this. Sir, you have talked about knowing your own language, your own dialect, and we know that you are very good at your own language, like Galo, be it Galo, English or Hindi. तो आपको क्या लगता है, like what shaped your language? Was it schooling or was it the outer exposure? And what do you think language plays? What's the role of a language between the public and the leader? क्या role play करता है language? I don't know how good I am in, but I'm speaking to you now, so. But I don't know. But मुझे पता नहीं है. But and I don't think so कि मेरा लैंग्वेज के ऊपर कमांड है या कुछ। बट इफ यू से सो, सी लैंग्वेज इज समथिंग आप फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा मानना है कि आपका इच्छा होना पड़ेगा सीखने का। नंबर 2, स्कूलिंग, आप जहां जा गए हैं, स्कूलिंग आप जहां कॉलेज में पढ़े हैं, दिस प्लेज ए वाइटल रोल ऑल्सो। मेरा स्कूलिंग आर के मिशन आलो से हुआ, तो वहां पे हमको टीचर्स हिंदी के अध्यापक थे। मैं याद करता हूँ मेरे 84 सर एक थे, तो ये लोग इतने अच्छी तरीके से पढ़ाते थे दैट उससे काफी अच्छा सीख मुझे मिला। देन सब्सिक्वेंटली डाउन द इयर्स मैं दिल्ली में अपना पढ़ाई को फिर कंटिन्यू करने गया, तो वहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी हिंदू कॉलेज में गया, तो वहाँ फिर लोगों से मिलना जुलना, फिर वहाँ में दोस्त बने लोकल दिल्ली के, यूपी के, बिहार के, मध्य प्रदेश के, गुजरात के, उनके साथ उठना बैठना, फिर उससे आपको सीखते हैं। देन ऑफ कोर्स कभी कभी आप मूवीज वगैरह देखने चले जाते हैं, देन यू सी दिस फिल्म्स, उसमें भी आप देखते हैं। एंड देन यू वॉच टेलीविजन एंड ऑल, तो टेलीविजन वगैरह में भी आप देखेंगे, कुछ चीज को देखें, तो यू शुड आप कंटेंट को भी देखिए, और क्या ग्रामर, क्या वो शब्द कौन सा वो इस्तेमाल कर रहा है, प्रयोग कर रहा है, उसको भी थोड़ा ध्यान देना। द थिंग इज दैट ऑफ कोर्स वो जगह भी चाहिए, बट एट ऑल स्टेजेस आपको थोड़ा सीखने का जिज्ञासा होना पड़ेगा। यू शुड बी विलिंग टू लर्न, एंड दिस इज नॉट ओनली लिमिटेड टू लैंग्वेज, इट इज रिलेटेड टू ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। एंड आई जितने भी यूथ है, मैं इस प्रोग्राम के माध्यम आई प्रे देम नॉट ओनली लैंग्वेज बट हर चीज को जानने का जिज्ञासा रखिएगा, लैंग्वेज तो और भी ज्यादा। क्योंकि सी आप जैसे मैंने शुरू में बताया, आप मान लीजिए आप दूसरे भाषा को आप बोलते हैं, मान लीजिए आप असमीज बोलता है, बंगाली बोलता है, यू स्पीक फ्रेंच अच्छा बोलता है, आप जर्मन अच्छा बोलेगा, स्पेनिश अच्छा बोलेगा, लेकिन आप अपना लोकल भाषा, ये मैं हमेशा आप अपना लोकल डायलेक्ट को, लोकल भाषा को आप नहीं बोल पाएगा, देन यू आर ए बिग जीरो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जैसे कि योर लैंग्वेज इज रिलेटेड टू योर कल्चर, योर ट्रेडिशंस, तो उसको आप जानना अनिवार्य है, कंपल्सरीली। सो जितने युवा है उसको मैं इस प्रोग्राम के माध्यम से आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट दैट आप अपना लैंग्वेज को आप जानना है, सीखना है, नंबर 1। साथ में हिंदी तो अपना राष्ट्रभाषा है, सो दैट यू हैव टू
उसमें भी आप निपुणता आप होने से अच्छा है, बट यू शुड नो। एंड देन आफ्टर दैट आप आसामीज बोलिए, नेपाली बोलिए, जितना सीखिए ना वो तो आपको फायदा ही करेगा। आप जहां भी जाइए उनका लैंग्वेज, क्योंकि आप कहीं भी जाते हो, अब हम ईटानगर में बैठे हैं या आलो में जब बैठते हैं, तो बाहर का कोई आदमी गालो बोलने से कितना उसका ऊपर हमारा इंप्रेशन अलग हो जाता है। तो द सेम वे इफ आई गो टू गुजरात एंड इफ आई स्टार्ट स्पीकिंग गुजराती, हाउ नाइस दैट द पीपल विल फील। तो इससे बहुत आपका PR एक्सरसाइज, इट विल बेनिफिट यू इन लॉन्ग रन एनीवे। And so, what role do you think language play in terms like to build maybe a bridge between the public and a politician, maybe yourself? What role does language play? Language is, that's what I'm saying. Language. See, as far as politics is concerned, आप, for example, your dialect Galo, मैं आलो में जाऊंगा, मैं कैंपेन करने जाऊंगा, और वहां पे if I'm not able to converse in Galo with the folks, village folks over there, तो आप क्या कैंपेन करेगा? Because अब मैं गांव पे जाता हूँ, गांव में there's this old lady 70-80 years, उसको हिंदी का समझ है नहीं है, हिंदी वो समझ नहीं रहा है, SMS वो जानता नहीं है, तो मैं वहां में उसको हिंदी से बोलूंगा तो she will not understand. So if she doesn't understand, how are you going to build that दिल का रिश्ता? It's not possible. तो as a leader, if politics में तो it is compulsory that आपको तो लैंग्वेजेस जितना सीखना है, लेकिन आपका लोकल डायलेक्ट को तो आप अगर नहीं सीखेगा तो फिर मैं तो बोलूंगा एक क्वालिफिकेशन रखना है कि a person should be citizen of India, he should be 18 years, 18 years, he should be proficient in his local language. Yeah. मैं तो मतलब नॉट डायरेक्ट क्लोज, बट ये तो मेरे हिसाब से, मेरे ख्याल से ये जरूरी, अनिवार्य है, इट इज नेसेसरी। आई एग्री सर, एटलीस्ट अपना लोकल डायलेक्ट जानना जरूरी है। सर ऑल्सो लाइक आई हैव लर्न सो मच अबाउट यू। आपने जैसे बताया कि मैंने लॉयर का भी मेंशन किया था, मेनी थिंग्स। फॉर्मर लॉयर, यस सॉरी, फॉर्मर लॉयर, बट आई थिंक आपने वर्क अच्छा किया, इसलिए इट्स देयर, इट्स स्टिल देयर एज अ लाइक लॉयर जो हम पढ़ा है। तो सर लॉयर हो गया, एंड फिर योर फैमिली इज आल्सो वेरी एडमायरेबल व्हेन आई टॉक लाइक लर्नड अबाउट देम, लाइक बी इट योर स्पाउस, be it your father, your grandfather, especially your grandfather, who's like known not just as an administrator but as a visionary. तो उन्होंने what role did he play in your life, maybe to shape more, या फिर कुछ key advice उन्होंने आपको दिया लाइफ में जिसने आपको हेल्प किया है, be it in your tough times or your wins, ऐसा कुछ? You see, मेरा ग्रैंडफादर को अगर मैं कहूँ, if I have to define him, he was a person ahead of his time. ये मेरा मानना है. Apart from all the other attributes of a human being, of a confident human being, he was a person who was ahead of his times. वो जब आलो, आप शायद आलो गए नहीं गए, I don't know, लेकिन जैसे आलो में जब 1950s में वो पहले PI बने, 1947-48 में PI बन के आए। आई थिंक गालो समुदाय के वो फर्स्ट PI है शायद आफ्टर इंडिपेंडेंस से पहले। और उस समय का अगर जिंदगी आप सोचे, कितना कठिन भरा जिंदगी था। आलो यहाँ था और जो एवरीथिंग जो है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो सेंटर था वो पासीघाट था। तो आलो से पासीघाट जाने के लिए लगभग 7 दिन लगता था बाय फुट। एंड ही बीइंग PI पासीघाट जाते थे और वहां पे लोकल कबा डिस्प्यूट्स वगैरह सेटल करते थे। फिर 1950 में भूमिकंप आया आफ्टर इंडिपेंडेंस, क्योंकि उनका ऐसे था कि इंडिपेंडेंस से पहले भी उनका सर्विसेज को काफी जरूरत होता था, इंडिपेंडेंस से पहले और इंडिपेंडेंस के बाद भी जो भी भारत सरकार को उनका सर्विसेज हमेशा जरूरी रहा है, क्योंकि उस समय हमारा जो समाज था वो बहुत आगे भी नहीं था, तो कुछ लोग ही थे। तो
उनका सरकार के साथ तालमेल करके हमारा सोसाइटी को अपलिफ्ट करना जरूरी था उस समय में। उस समय में भी वो समाज सेवा में लगे रहते थे। और 1950 में भूमिकंप आया था, तो भूमिकंप में भी उनका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल था। अर्थक्वेक जब आया था, इनफैक्ट उनको एक आसाम गवर्नर से एक सर्टिफिकेट भी दिया था, गवर्नर ऑफ आसाम से, या सर्टिफिकेट में लिखा था उसका कमेंडेशन सर्टिफिकेट। अर्थक्वेक 1950 में उसने बहुत अच्छा काम किया बोल के गवर्नर ऑफ आसाम से सर्टिफिकेट भी दिया था। फिर उसके बाद सब्सिक्वेंटली आलो, जो हमारा सियांग जो डिस्ट्रिक्ट है, उसमें तो एक साथ सियांग था, अभी तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है। मान लीजिए सियांग है, लेपारादा है, लोअर सियांग है, ईस्ट सियांग है, जितने सियांग है अर्स्टवाइल। तो उस समय फिर ये आपका पासीघाट अर्थक्वेक के बाद इट वाज डीम्ड कि पासीघाट से जो सियांग का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको शिफ्ट करना है। तो फिर उनको फिर बातचीत किया सरकार ने, और उनका अहम भूमिका रहा। फिर आलो में हेडक्वार्टर बनाया गया, लैंड ओनर से उन सबको बातचीत करके पिवटल रोल लेके स्थापना करवाया। फिर उसके बाद आलो में डेवलपमेंट्स काफी आया। रोड्स, आलो टू लिखावाली रोड में भी वो खुद वो क्या बोलता है उसका बेलचा और वो हमारा कुदाल लेके वो सबसे आगे वो समय गए, और पूरा लिखावाली तक एक एक फरलो डिस्ट्रीब्यूट करता था उसमें। तो बाय हाथ से ये लोग उस रास्ता को बनाया। ही वाज मेड द इंचार्ज ऑफ दैट रोड बनाने का मुहिम में। तो उसमें भी पूरा वो चल के करते थे। फिर देन ऐसे ऐसे उनका क्या, बट उनका जो मेन जो द गेम चेंजर जो मेरा मानना है वो है उनके एफर्ट के द्वारा रामकृष्ण मिशन स्कूल आलो। क्योंकि रामकृष्ण मिशन स्कूल जो है वो फर्स्ट अरुणाचल में आलो में आया 1966 को। तो उससे पहले बातचीत चल रहा था, तो उसमें उनका बहुत अहम भूमिका है। और उसके भूमिका के बदौलत तो उससे क्या हो गया, उससे पहले हमारा जो एजुकेशनल जो सिस्टम था वो एसएमईस में पढ़ाते थे अरुणाचल में। तो उसके बाद मॉडर्न एजुकेशन को आरके मिशन आने के बाद उनके प्रयास टू ए लार्ज एक्सटेंट, उनके प्रयास के बदौलत आरके मिशन स्कूल 1966 में स्थापना हुआ। उसका भी बहुत कहानी है, मैं बोलूंगा बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। वो कैसे आया था, क्या आया था, देयर इज लॉट ऑफ स्टोरी बिहाइंड इट। वो दिल्ली गया था और राधा कृष्णन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से मिले थे, या ऐसे कुछ था, बहुत देयर इज अ लॉन्ग स्टोरी बिहाइंड इट। ऐसे करके आरके मिशन स्कूल को आलो लाया। इनफैक्ट अभी 2015-16 को आरके मिशन एल्यूमिनाई एसोसिएशन का गोल्डन जुबली था 1966 से अगर लेगा, तो उसमें जितने भी एल्यूमिनाई है सब ने उनको फेलिसिटेट किया था, और फेलिसिटेशन का उसमें इंस्क्राइब किया था उसको ग्रेटफुलनेस दिखाते हुए कि इफ इट वाज ऐसे कुछ लिखा था, आई फॉरगॉट द वर्ड्स, वी आर टुडे व्हाट वी वर बिकॉज ऑफ यू बोल के एल्यूमिनाई जितना है उन्होंने इंस्क्राइब करके उनको प्रेजेंट किया था। ये अभी गोल्डन जुबली हो गया, अभी तो डायमंड जुबली आ रहा है एक्चुअली, और डायमंड जुबली का रियूनियन अभी होने वाला है। तो ऐसा करके सो हाउ फार ही वाज अहेड ऑफ हिज टाइम, कि उसमें कौन सोच सकता था, उसमें तो ढंग के कपड़े नहीं पहनते थे। तो वो बहुत कहानी है, मैं आई डोंट वांट टू गो इन डिटेल बिकॉज उसके लिए बहुत लंबा, क्योंकि उसमें भी कहानी है। उनको जब उनका मतलब क्यों आरके मिशन को वो लाना चाहते थे, तो उसमें कहानी ये था कि मेरे पिताजी वो भी आप जैसे बता रहे हैं मंत्री रह चुके हैं अरुणाचल सरकार में। तो पिताजी का जन्म तो 1958 का समय हुआ था। उसके बाद उनको शायद मेरे दादाजी पढ़ाने के लिए, क्योंकि यहाँ तो फिर एसएमएस मीडियम था, तो उनको शिलोंग ले गए थे। मतलब शुरू का तो उनका तो जो आपका जो प्रिलिमिनरी जो स्कूलिंग है, प्राइमरी स्कूलिंग तो नील था। तो उनको एडमिशन के लिए शिलोंग लेके गया पिताजी को, मे बी 1957-58 होगा या 59 जो भी होगा। तो स्कूल में कहते जो भी इंग्लिश स्कूल में जाता है तो उसको कुछ पूछता है तो ए बोलता है तो एप्पल भी बोल नहीं पाता है, बी बैट बोल नहीं पाता है, क्योंकि वो तो जो बचपन में जो वो था एसएमएस मीडियम था, तो वहां उसको एडमिशन दाखिला मिला नहीं। My father did not get admission in Shillong। तो उससे उसको एक बहुत धक्का लगा कि मॉडर्न एजुकेशन जरूरी है।
और फिर वो आर्क मिशन का मुहिम में लगे, फिर वो हुआ। उसके बाद फिर शुरू में एक स्कूल है आपका वनस्थली विद्यापीठ, लेडीज का स्कूल है उस समय में। तो वहां में भी शुरुआत में मेरे ख्याल से अरुणाचल से शुरुआत में मेरा आंटी है, मेरा बुआ, वो शी वाज द फर्स्ट, वो शायद राजस्थान में है वनस्थली विद्यापीठ, वहां पे शी वाज द शुरू का स्टूडेंट, शी वाज देयर। एंड केनीर एतेरिंगू, और उनके साथ में मेरा मदर इन लॉ भी गई थी वनस्थली विद्यापीठ। आई थिंक दिस इज 60s आई एम टॉकिंग अबाउट। तो ऐसे करके फिर वो अपना जो डॉटर है उसको भी उस समय में 1960s में राजस्थान में वनस्थली विद्यापीठ भेज रहा है। सो दैट इज आल्सो सो मच कमेंडेबल। मतलब उस वक्त लेडीज एम्पावरमेंट के बारे में कौन सोचता था। तो ये लोग वहां पढ़ के आई, फर्स्ट बैच वनस्थली विद्यापीठ। सो ये था। फिर एक आपका हमारा आलो में एक दोनी पोलो का एक बहुत भव्य मंदिर है। उस समय 1967-68 में पूरा मोबिलाइज करके चंदा उठा के जगह जगह जाके डिब्रूगढ़ जाके, एक आप अगर आलो गए होंगे तो आलो का दोनी पोलो मंदिर देखा होगा। आज भी ऐसा दोनी पोलो मंदिर, मतलब उस समय आप सोच के देखिए, आज भी मेरे हिसाब से दैट ऑपुलेंट साइज उस समय बनाना, वो भी चंदा इकट्ठा करके। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट अबव ऑल हिज एट्रीब्यूट्स, वो तो इससे पूरा दिखता ही है, कॉन्फिडेंट, एवरीथिंग, लीडर, अहेड ऑफ हिज टाइम से वो थोड़ा आगे थे। That is one attribute which I really appreciate। और हमको भी उनसे यही सीखना है कि आगे क्या हो सकता है। 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद हमारे युवा को हमको क्या रास्ता दिखाना है, क्या करना। We always have to think ahead। हम प्रेजेंट में बैठ के नहीं रहना है, हमको आगे करना है। जैसे हमारा प्रधानमंत्री मोदी जी है, हमेशा आगे सोचते हैं क्या करना है। ऑनरेबल परम आदरणीय प्रधानमंत्री, परम आदरणीय चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू सर, वो भी ऐसे ही है, दूरदर्शी, बहुत ही दूरदर्शी है। तो वही है। तो ये सब ऐसे लोग हैं कि इनसे आप सीखना है। We have to move on in life। इनसे सीख प्रेरित होके चलना है। So they say that leader is not only someone who only leads, but जो आगे चले तो अपने लोगों को साथ में लेके गाइड करना है, दिशा दिखाना है। हाँ, तो वही मुझे सीखने मिल रहा है आपकी फैमिली के थ्रू, आपसे। तो थैंक यू सो मच for all the wisdom। तो sir, I've talked a lot about you, your life, your journey, and about the culture, and ये बातचीत हमारा बढ़ता रहेगा। And also on some topics we are going to talk, but अभी we are going to take just a small Nestle coffee break। Yeah। While you enjoy your coffee, here's something exciting for your children this vacation. Nesol Junior presents vacation courses for school students, helping them build personality, speak English with confidence, and grow beyond classrooms. Inquire now for the 2026 vacation course. So now I want to ask you about something जो I think हमारे सभी पब्लिक के मुंह पे पहले से ही है, that is GST, Goods and Service Tax। तो ये एक्चुअली में क्या है और वो लगता क्यों है, उसके बारे में आप थोड़ा बता दीजिए हम। What actually is GST? तो प्रधानमंत्री जी यहाँ आए और बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने अरुणाचल के सरजमीन से, ईटानगर से इसका आज प्रारंभ कहिए। और आज नवरात्र है, नवरात्र का शुरुआत है। तो इतने दिनों से हम सुन रहे थे कि रोल आउट होगा और इसी अरुणाचल से किया, तो बहुत ही आनंद का बात है। नाउ कमिंग बैक टू जीएसटी, यू सी व्हाट यू हैव टू नो। अभी तो ये तो नेक्स्ट जन रिफॉर्म्स आया है। व्हाट यू हैव टू नो इज, पहले तो आप जीएसटी को मालूम होना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप जीएसटी रिफॉर्म्स। तो जीएसटी 8 years बैक रोल आउट हुआ था, शुरुआत हुआ था।
तो पहले आपको जीएसटी को जानना पड़ेगा, फिर जीएसटी रिफॉर्म्स को मालूम होना पड़ेगा, और आपको जीएसटी 8 ईयर से पहले क्या था उसको भी आप मालूम होना पड़ेगा। देन ओनली यू विल बी एबल टू नो द डिफरेंस व्हाट इट इज। ठीक है, बिकॉज आप सिर्फ रिफॉर्म्स में बात करेंगे तो लोगों को तो समझ में नहीं आएगा। यू हैव टू गो फ्लैशबैक मोड में जाना पड़ेगा, व्हाट वाज अर्लियर। नाउ अब देखिए, प्रायर टू जीएसटी जब लागू, उससे पहले टैक्सेशन होता था, वेट, वैल्यू एडेड टैक्सिंग सिस्टम था, और जो टैक्सेशन होता था उस समय में अलग अलग 21 टाइप्स ऑफ टैक्सेस था। 21 टैक्सेस, ऑक्ट्रॉय, आपका वैट, फिर क्या एंटरटेनमेंट टैक्स, अलग अलग टैक्स होता था। तो इट वाज एक जो ट्रेडर्स है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए भी एक बहुत कठिनाई है, सो मेनी टैक्सेस, और फ्री फ्लो ऑफ गुड्स के लिए भी बहुत कठिनाई, और फेयर प्राइसिंग के लिए भी कठिनाई, क्योंकि आप वैल्यू एडेड टैक्सेस में आसाम में टैक्स दे रहे हैं, फिर दिल्ली में आसाम में टैक्स दे रहे हैं, फिर अरुणाचल में आके टैक्स दे रहे हैं। तो इतना प्रक्रिया जो था, इट वाज सो मेसी कि दुकानदार कभी कभी ट्रेडर्स जो है कभी कभी मर्जी से लगा रहे थे, कभी कहाँ क्या लगा रहा, देयर वाज नो सिस्टम इन प्लेस। यू आर पेइंग वैट, वैल्यू एडेड बोल के, एंड देन अदर टैक्सेस वर देयर। तो एक रीजनेबल फेयर प्राइसिंग करना मुश्किल होता था, क्योंकि इट वाज नॉट प्रॉपरली रेगुलेट करना भी मुश्किल। तो फिर जब एंड में आता था तो कोई ज्यादा दाम भी लगा देगा, तो उसमें भी कंट्रोल करना भी मुश्किल हो जाता था। तो व्हाट बाय दिस जीएसटी जब रोल आउट किया उस समय में 2017-18 में, 8 इयर्स बैक, तो उसमें जो मूल चीज था जीएसटी का कि एक यूनिफॉर्म टैक्स हो, एक टैक्स हो, ताकि ट्रेडर्स को भी तकलीफ ना हो और कस्टमर्स, ग्राहकों को भी तकलीफ ना हो। अब जीएसटी में आप लोग जब देखते हैं रसीद चालान में, एक सीजीएसटी होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट सेल टैक्स, और एक एसजीएसटी होता है। तो सबसे पहले तो जीएसटी का जो पैसा है वो सेंट्रल और स्टेट के बीच में डिवाइड होता है। तो कुछ मैं मैं ज्यादा डीप नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि अगर ज्यादा डीप जाऊंगा तो मैं ऐसे कोई रिसोर्स पर्सन तो नहीं हूं। लेकिन अब देखिए, अगर आप गुवाहाटी गए, मान लीजिए आप अरुणाचल में एक सामान खरीदा, तो एसजीएसटी लगा, और वो जो पैसा आया वो सेंट्रल और स्टेट में डिवाइड हो गया। मान लीजिए मैं अरुणाचल में रह के गुवाहाटी में सामान खरीदा, तो वो जो डिवीजन उसको सेंटर जो है कलेक्ट करता है, और उसको मैं लेमैन के हिसाब से सिंपल में बता रहा हूं, उसको गुवाहाटी से कलेक्ट करता है, उसको 2 भाग करके भाग कर देता है दोनों के बीच में, सीजीएसटी, एसजीएसटी। सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेता है, मान लीजिए गुवाहाटी में मैं टैक्स देगा, तो गुवाहाटी से सरकार ने लेकर दोनों को, अब अरुणाचल गवर्नमेंट और असम गवर्नमेंट को भी उसमें भाग कर देता है, स्टेट का जो एसजीएसटी को। तो ये जो सिस्टम है ये एकदम सिंप्लीफाई कर दिया है कि एक टैक्स हो गया, और जब होता है तो इनको ऐसे भाग कर दो, सेंट्रल का ऐसा कर दो, और कस्टमर को भी एक जगह विदाउट कोई बर्डन, उनको दिक्कत पेश नहीं होता है। नाउ कमिंग टू रिफॉर्म्स, देखिए, व्हेन देयर इज एक सिस्टम एट प्लेस है, जैसे कि वैट वाला एक सिस्टम था, आई डोंट नो कांग्रेस सरकार क्या कर रहे थे इतने साल। जब इस जीएसटी को, जब जीएसटी 8 साल पहले आया, तो सबसे पहले तो यू आर चेंजिंग फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, तो इट टेक्स टाइम। कोई भी चीज है पर्टिकुलर टैक्सेशन मैटर्स में, आप मार्केट को सडन शॉक नहीं दे सकता है, आपको एनालाइज करना पड़ेगा। आप एक सिस्टम में जा रहा है,
पहले क्या था, डाटा को आप देखना पड़ेगा। तो 7-8 इयर्स में डेटा कलेक्शन हुआ, अच्छा से देखा, भाजपा सरकार, मोदी जी का सरकार, पेमा जी का सरकार, पेमा खांडू का सरकार, एंड देन दे बहुत ही सजगता से, सरलता से, फिर वो प्रॉपर डेटा दे डिटरमाइंड कि कौन सा आपका कहाँ में क्या टैक्सेशन स्लैब को करना है। क्योंकि जब रोल आउट किया था उस समय में देयर वर 4 स्लैब्स, मतलब जब शुरू में आपका एक 5%, एक 12%, एक 18%, एक 28%, एंड देन एक 28%, देयर आर 4 स्लैब्स। देन दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, वो डेटा को ओवर द 8 इयर्स उस डेटा को देखा, फिर देन रियलाइजेशन डाउन, देन रियलाइजेशन डाउन नहीं, उसके बाद फिर उसको बारीकी से स्टडी करके फिर नाउ दिस रिफॉर्म्स। सो दीज थिंग्स कैन नॉट बी डन एट वन गो। इस चीज के लिए बहुत, क्योंकि स्टेट का भी एक सोर्स है, कहाँ में क्या टैक्स करना है क्या नहीं, स्टेट्स को ऑन बोर्ड लेना पड़ता है। और कांग्रेस ने तो अपना सरकार से अपने समय में कोशिश किया, लेकिन वो स्टेट को बोर्ड ले नहीं पाए। दे कुड नॉट विन द कॉन्फिडेंस ऑफ द स्टेट्स, और दे फेल्ड मिजरेबली। एंड हमारा सरकार जो है बहुत ही बारीकी से, सिस्टमेटिक वे से अभी रोल आउट कर दिया रिफॉर्म्स को। और रिफॉर्म्स में क्या है, 4 slabs have been reduced to 2 slabs. 2 slabs. आपका 5% and 18%. So 12 goes out, 28 goes out. अब गौर करने वाला बात है इसमें, आप ध्यान दीजिए कि 28 तो चला गया, आपका 5 रह गया, 18 रह गया। जो 12 था, 12 स्लैब का भी मैक्सिमम जो है 5 में आया, 18 में नहीं गया। आप समझ रहे हैं ना क्या बता रहा हूं? इट इज नॉट गोइंग 18, मैक्सिमम जो है 5 में आया। तो इट इज, मेरा तो मानना है कि ये जो अभी का ये रिफॉर्म्स है, ये गरीबों के लिए, किसान के लिए, स्टूडेंट के लिए, मिडिल क्लास के लिए आज के समय में इससे अच्छा टैक्सिंग स्लैब जो है, ये मेरे हिसाब से it was not possible, and this was possible after a बहुत ही एक्सटेंसिव सर्वे, रिसर्च और 8 साल का जो एक्सपीरियंस को देख के इसको बहुत ही बारीकी से बनाया। Now I'm very hopeful that इससे हमारे गरीब, मिडिल क्लास, जैसे मैंने बताया, इनको बहुत फायदा होगा, बहुत बचत होगा। Now I'll give you an example. लोग बोलते हैं कि अगर आप टैक्स रिड्यूस करेंगे, रियायत देंगे, तो फिर सरकार का घाटा होगा, लॉस होगा। बट दैट इज अ डिफरेंट वे ऑफ लुकिंग थिंग्स। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सी वी आर सिटिंग हियर, ये दिस इज द 2 ग्लास ऑफ कॉफी, टी। आप मान लीजिए कि लाइक दिस ग्लासेस देयर आर 10 cups of tea, 10 glasses, पैसन टॉक्सो वाला। Now, मान लीजिए, for example, earlier, if I'm just giving you an example, earlier if it was 18%, supposing if it was, और अगर ये 5 हो गया, supposing, तो it is almost a reduction of almost 13%. तो मान लीजिए इसको अगर मैं 100 रुपए में पहले खरीदता था और मैं 10 ग्लास पहले खरीदता था अपना घर का काम करने के लिए, 10 कप्स, तो 100 रुपया में आपका 1000 रुपया जाता था। और अभी अब मान लीजिए आपका 13% आप रिड्यूस कर देता है, तो आपका 13 into more than 130 रुपीज बच रहा है आपका, when you purchase 10 cups, 10 glasses, है कि नहीं? तो आप उस नंबर को बढ़ा भी दीजिए, सपोज आप 100 खरीदते हैं तो 1300 बच रहा है, आप 1000 खरीदते हो तो 13000 बच रहा है। तो जब इतना बचता है तब आप क्या करेंगे?
तो आप उसमें या तो आप सेव करेंगे, बचत करेंगे, या तो आप और खर्च करेंगे। आप 10 लेता था, आप 12 लेंगे, 13 लेंगे। सो दैट इज वे द इकोनॉमी विल बिकम मोर वाइब्रेंट। इसमें कोई वो जिस तरह से मिसगाइड मिसलीड जो हो रहा है ना, मैं सभी को ये दरकार मिसलीड ना हो, क्योंकि दिस इज हिस्टोरिक, ऐतिहासिक, और जिस तरह से इट हैज बीन स्ट्रक्चर्ड, इसमें बहुत ही गरीबों के लिए, मिडिल क्लास के लिए रियायत दिया गया है। और जैसे एक आइटम है 40% रखा है सिन रेट आपका तंबाकू, और इस पे आपका सिन रेट रखा हुआ है। और लग्जरी कार्स, लग्जरी आइटम्स जो कि अमीरों का जो शॉप वाला जो आइटम है, और कैफेनेटेड ड्रिंक्स वगैरह है, इन सब में एक 40% का एक रखा हुआ है। लेकिन आमतौर पे जो गरीबों के लिए जो आपका बेनिफिशियल होगा, ये सब आइटम्स में बहुत ही आपका रियायत दिया गया है। आप अगर देखें आपका यहाँ पे मैं जब देख रहा हूं तो सबसे पहले तो हेल्थ सेक्टर को बहुत ही ध्यान दिया गया है। आपका हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस का तो सीधा 18% से नील कर दिया गया है। आपका कैंसर की दवाइयां है, केमोथेरेपी दवाइयां है, थर्मोमीटर, मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, डायग्नोस्टिक किट्स, ग्लूकोमीटर, करेक्टिव स्पेक्टिकल्स, ये 12% से 5% कर दिया है। स्टूडेंट्स के लिए मैप, चार्ट्स एंड ग्लोब्स को 12% से नील कर दिया है। पेंसिल, शार्पनर्स, क्रेयंस, पेस्ट 12% से नील। एक्सरसाइज बुक्स, नोटबुक्स 12% से नील। इरेजर 5% से नील। फिर किसान के लिए ट्रैक्टर, टायर्स एंड पार्ट्स 18% से 5%। ट्रैक्टर्स 12 से 5%। बायोपेस्टिसाइड्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स 12% से 5%। इरिगेशन सिस्टम एंड स्प्रिंकलर्स 12% से 5%। एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर 12% से 5%। फिर आप देखिए गाड़ी भी लोअर एंड वाला गाड़ी, आपका जो लग्जरी है उसमें तो सिन 40% लगेगा, लेकिन लोअर एंड वाला जो कि 1200 सीसी एंड 400 mm से ज्यादा ना हो, जिसका पावर शक्ति जो है, उसमें 28% से 18% कर दिया है। और डीजल और डीजल हाइब्रिड में 1500 सीसी और 4000 mm वालों में 28 से 18% कर। 3 व्हील्ड व्हीकल्स 28% से 18%। मोटरसाइकिल्स 350 सीसी से बिलो, क्योंकि 350 सीसी एबव वाला तो अमीर वो लोग खरीदते हैं, लेकिन उससे बिलो वाला तो जो मिडिल क्लास है, जो गरीब है, वो खरीदते हैं, तो उनमें 28 से 18% कर दिया है। मोटर व्हीकल्स में एग्जांपल जैसे ऑल्टो हो गया, एक्सप्रेसो हो गया, सेलेरियो हो गया, इन सब गाड़ियों में 28 से 18% कर दिया है। और आपका लोकल जो हम डेली रोजमर्रा का जो सामान है, हेयर हो गया, शैम्पू हो गया, टूथपेस्ट हो गया, टॉयलेट ब्रश हो गया, टॉयलेट ब्रश से शेविंग क्रीम 18 से 5 कर दिया है। बटर, घी, चीज, डेयरी प्रोडक्ट 12 से 5 कर दिया है। प्री पैकेज नमकीन, भुजिया, ये 12% से 5%। यूटेंसिल्स 12% से 5%। फीडिंग बॉटल्स, नैपकिंस, क्लिनिकल डायपर्स 12% से 5% कर दिया है। ऐसे बहुत मतलब आज अगर मैं गिनूंगा तो खत्म नहीं होगा। आपका इलेक्ट्रॉनिक एयर कंडीशनर्स में 28% से 18%। टेलीविजन 32 इंच इंक्लूडिंग एलईडी, एलसीडी 28% से 18%। मॉनिटर्स एंड प्रोजेक्टर्स 28% से 18 कर दिया। तो इस प्रकार से बहुत ही मतलब आप अगर आप कहें। और दूसरा इसमें जैसे कि, और हमारा अरुणाचल के कंटेक्स्ट में सीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, 28% से 18% कर दिया है। तो अब एक बोरी में कम से कम 50-60 रुपया बचेगा मेरे हिसाब से, एक बोरी में, तो हमारा जो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर्स लोग के लिए। और ईटा में, ब्रिक्स में 12% से 5% कर दिया गया। तो मैं कुछ को छून रहा हूं, सबको मैं नहीं देख पाऊंगा, लेकिन इस तरह से हर जगह को छू के इस तरह से मतलब आपका ये जो जीएसटी रिफॉर्म्स है, ये जो है इससे लोगों के पास पैसा ज्यादा आएगा, फैमिली का ऊपर बर्डन कम पड़ेगा, और जो अमीर है वो ज्यादा खर्च करेंगे, गरीब को
कम पैसा देना पड़ेगा। सो ऐसा मेरे हिसाब से ये जो है ऐतिहासिक, तो इससे जो फायदा है लगभग 2 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ जो है गरीबों और मिडिल क्लास के पास आ रहा है। 2 लाख करोड़ जी, ये जोक नहीं है। और इसको अगर आप इनकम टैक्स देते हैं, हमारे यहाँ तो खैर नहीं है, मतलब यहाँ पे अगर हम सोर्स ऑफ इनकम यहाँ से अगर होता है, लेकिन इनकम टैक्स में आप देखिए जो जिसको 12 लाख रुपया सालाना मिल रहा है, 12 लाख पर ईयर एनुअल इनकम जिसका है, कांग्रेस के समय था 2 लाख स्लैब, 2 लाख पर एनम। हमारा वक्त है 12 लाख पर एनम में आपका इनकम में टैक्स फ्री है ना, इनकम में टैक्स फ्री। तो आपका सामान का दाम घट गया, 2 लाख करोड़ बच रहा है। फिर आपका इनकम टैक्स 12 लाख से कम आप जब कमाते हैं तो आपको देना ही नहीं है। तो ऐसा बल्ले बल्ले वाला सिचुएशन और कहां आएगा, है ना। तो ये बात है। तो इस प्रकार ये एक चीज हो गया। और दूसरा, इसके साथ साथ सिस्टम को भी सिंप्लीफाई इजी कर दिया गया है। वो जो छोटे छोटे जो शॉप्स हैं, अगर वो रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन में विद इन 3 days आफ्टर एप्लीकेशन आपका रजिस्ट्रेशन होना है। तो कितना इजी कर दिया है। तो इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। पहले अलग अलग स्लैब्स थे और जो ट्रेडर्स के लिए भी कितना तकलीफ था, वैट का प्रॉब्लम, ऑक्ट्रॉय, एंटरटेन, ये वो अलग अलग 21 टैक्स, जीएसटी सिंगल टैक्स। उसके बाद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कम्बरसम प्रोसेस कम कर दिया, टाइम फ्रेम लगा दिया, ट्रेडर्स के लिए भी बल्ले बल्ले, और जो कस्टमर्स है, जो ग्राहक है, जो गरीब है, जो मिडिल क्लास है, उनके लिए भी बल्ले बल्ले। तो ये आज का दिन जो है, मेरे ख्याल से ये भारत वर्ष में दिस विल ऑल्सो बी वन ऑफ द एक ऐतिहासिक, अगर हमारा चैप्टर में लिखा जाएगा तो दिस विल ऑल्सो हमारा डेमोक्रेसी के प्रजातंत्र का हिस्ट्री में ये जो रिफॉर्म्स जो लाया है, दिस विल ऑलवेज बी गोल्डन अक्षरों में लिखा जाएगा। और उसका श्रेय प्रधानमंत्री मोदी जी परम आदरणीय, और फाइनेंस मिनिस्टर मैडम निर्मला सीतारमन जी, और हमारे आदरणीय परम आदरणीय मुख्यमंत्री राज्य में पेमा खांडू जी, इन सब के बदौलत, इन सब के द्वारा आज ये देश को, अरुणाचल को इस प्रकार का जीएसटी रिफॉर्म्स का आनंद मिलेगा। और इसमें मैं और चीज जोड़ना चाहूंगा, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि ये थोड़ा बोलना जरूरी इसलिए है कि दिस इज नेसेसरी। आज से जब लागू हो जाएगा, जितने भी ग्राहक, आपके चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाहूंगा, आज से जब ये लागू होगा तो पुराना जो स्टॉक है, आपको कोई भी ट्रेडर्स, कोई भी व्यापारी पुराना स्टॉक है बोल के पुराना दाम में नहीं बेच सकता है। न्यू एमआरपी आपको दे दिया है, न्यू स्टिकर लगेगा। पुराना एमआरपी होने से उसको नहीं, न्यू आज से न्यू रेट में देना पड़ेगा आपको, लेसन रेट में। तो इसलिए जब आप ग्राहक के पास जाएंगे, वो उल्टा पुल्टा हमारा पुराना स्टॉक है, सुनना नहीं है, आपका राइट है, हमको इस रेट में देना है, पुराना नया, क्योंकि वो ऑलरेडी वर्कड आउट। दैट इज व्हाई आई से ना कि ये सब चीज को वर्कआउट किया गया है। अरे मोदी जी कुछ करते हैं, बहुत सोच के करते हैं ना। दीज ऑल थिंग्स हैव बीन वर्कड आउट। ठीक है, व्यापारी लोग का तो उसको किस तरह से ये करेगा, उनको क्या करेगा, और उनको एक कट ऑफ डेट दिया कि इसके अंदर ये सामान को खत्म करना है। और वो बर्डन जो है, उसका बर्डन भी वो दुकानदार सिर्फ नहीं लेगा, पूरा बात करके पूरा सिस्टम बनाया हुआ है। बर्डन कहाँ जाएगा, कौन सा चेन से, आपका मैन्युफैक्चरर से, स्टॉकिस्ट से, होलसेलर से, डायरेक्ट रिटेलर के ऊपर बर्डन सिर्फ नहीं जाएगा, इट विल ऑल्सो बी डिस्ट्रीब्यूटेड। एकदम सोच के, बहुत ही वेल कैलकुलेटेड, मतलब शब्द मुझे नहीं मिल रहा है। दिस इज, मैं क्या बोलूं, मतलब मैं बीजेपी का प्रवक्ता होकर बोलेगा तो मुझे लगता है कि मैं अपने मुंह क्या बोलता है, मियां मिठू बन रहा हूं। लेकिन मेरा मानना है कि दिस इज माय ओपिनियन कि दिस इज, इसको हिस्टोरिक नहीं बोलेगा तो और किस चीज को आप हिस्टोरिक कहेंगे? I think sir, the information you just gave is very helpful because हमारे यहाँ पे क्या होता है, लोगों को इतना आइडिया नहीं होता है, तो अगर पुराना गुड्स देंगे तो वो उसी दाम में देंगे, पुराना है। तो it was very helpful, something to be noted.
एंड सर व्हेन वी टॉक अबाउट जीएसटी, अभी तो नया रिफॉर्म आया है, नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म, उसके दौरान सर्टेन सेक्टर्स में आपने जैसे मेंशन किया था अभी इतना सारा, उसमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं, बट देयर इज आल्सो समथिंग कॉल्ड सिंग गुड्स जिसमें चेंज नहीं है, उसका जीएसटी वही वैसे ही हायर है। तो डिफरेंस क्या है, और हमें पता कैसे चलता है कि कौन से सेक्टर में हमें रिलीफ चाहिए, किस में नहीं चाहिए, किस में होगा नहीं होगा, वो आप नहीं, इसलिए मैं बताया ना, दिस जीएसटी इज फॉर द पुअर, फॉर द मिडिल क्लास। अब लग्जरी कार जो है सिन रेट में है, सुपर कार्स कौन खरीदते हैं? रिच पीपल। मैं तो खरीद नहीं पाऊंगा, आप खरीद पाएंगे नहीं पाएंगे मैं नहीं बोल सकता हूं, लेकिन उसमें अगर टैक्स करता लेता है तो वो दे सकते हैं, लेट देम बी टैक्स्ड, है कि नहीं? लेकिन गरीबों को क्यों उसमें घसीटना है कि नहीं? मतलब उनसे लेने में क्या दिक्कत? उनके पास, अमीरों के पास तो बेशुमार दौलत है, तो वो अगर टैक्स के माध्यम से कुछ ज्यादा भी अगर दे दे, तो मतलब 40% दे रहा है, तो उनको कोई तकलीफ नहीं होगा, उनका लाइफ स्टाइल में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन गरीबों का अगर कम करेगा तो बहुत तो उसको रियायत मिलेगा। दैट इज द डिफरेंस। तो सर अभी आपने हमें इतना सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया है, you've told us many things, but I think ये क्वेश्चन सबके दिमाग में है, रहता है और बोलते भी है वो लोग कि ये है कि रिफॉर्म्स तो अभी ला दिया, बहुत सारे चेंजेस अब ला चुके हैं, लेकिन why now, why after 8 years? वही तो बता रहा था ना मैं कि कोई भी सिस्टम, देयर इज नो परफेक्ट सिस्टम एट प्लेस। कोई भी सिस्टम है, इट रिक्वायर्स टाइम। वही चीज तो मैं इतने देर से बोल रहा हूँ, इतना देर से मैं यही चीज बड़बड़ा रहा हूँ कि सिस्टम को समझना पड़ेगा। आप अचानक में चेंज कर दिया, शॉक, सडन शॉक हो सकता है ट्रेडर्स को, स्टेट में प्रॉब्लम आ सकता है। आप कोई भी सिस्टम को आप चेंज करके, अब देखिए, सी इफ यू गो बाय दैट लॉजिक, यू कैन ऑलवेज से कि जब कांग्रेस 2009 में था उन्होंने क्यों नहीं किया? बाय दैट लॉजिक वी ऑलवेज गो बैकवर्ड्स। हम 1962 में चले जाएंगे, हम राजीव गांधी के समय चले जाएंगे, हम इंदिरा गांधी के समय चले जाएंगे, हम जवाहरलाल नेहरू के समय चले जाएंगे। क्यों उन्होंने नहीं किया, क्यों नहीं किया? See, there is a time for everything, और विद प्रॉपर स्टडी किया जाता है। आप शॉक नहीं देते हैं मार्केट में, एक दिन आ गया फटाफट इसमें वो कर दिया, इसमें कर दिया, क्योंकि इतना कॉम्प्लेक्स वैट ये वो 21 टैक्सेस दे रहा था, मान लीजिए, सो कॉम्प्लेक्स उस समय में कांग्रेस यूपीए का सरकार में। देखिए, दे से व्हाई आफ्टर 8 years, देखिए बाय दैट लॉजिक 2009 में 2G का फोन चल रहा था, आप 5G है, मैं 2009 में उसको बोलता तुम क्यों उसमें 5G नहीं किया, क्यों तुम 2G करके रखा हुआ है कि नहीं? सो दिस इज सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म्स, तो बहुत ही अच्छे तरीके से वेल ड्रिल्ड, वेल कैलकुलेटेड, वेल थॉट आउट जीएसटी है। एंड आई एम श्योर भारत का जनता जो है इस चीज का उनको भरपूर लाभ मिलेगा, गरीब से लेके, मिडिल क्लास से लेके, किसान से लेके, छात्र से लेके, सभी को भरपूर लाभ मिलेगा। और मैं तो हमारा जो विरोधी पार्टी है कांग्रेस, मैं तो यही बोलना चाहूंगा कि आई ऑलवेज से यू ओपोज, आप डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र में विपक्ष का रोल है, वो तर्क वितर्क कर सकता है, बट इट शुड नॉट बी ओनली फॉर द सेक ऑफ अपोजिंग। आप अपोज करते हैं सिर्फ सेक ऑफ अपोज करने के लिए, इट हैज टू बी कंस्ट्रक्टिव। व्हेन यू क्रिटिसाइज समवन देयर हैज टू बी सम रीजन, देयर हैज टू बी सम लॉजिक, है ना? विदाउट लॉजिक, विदाउट रीजंस, विदाउट एनी होमवर्क काम करते हैं लोग, और शायद इसी का नतीजा है कि बार बार इलेक्शन हारते रहते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, हारते रहते हैं, होमवर्क करते नहीं है और आके बड़बड़ाना शुरू करते हैं। इस तरह से बड़बड़ाने से कुछ होगा नहीं। जनता जानती है हु इज डूइंग व्हाट, हु इज नॉट डूइंग व्हाट, है ना? इस तरह से अगर बड़बड़ाएगा तो कुछ होने वाला नहीं है। और वो तो लागू कर नहीं पाए 2009 में। स्टेट्स को कोशिश तो उन स्टेट्स को ऑन बोर्ड वो ले ही नहीं पाए, क्योंकि स्टेट्स को ऑन बोर्ड लेना पड़ता है इसमें।
तो हमारा ऑनरेबल प्रधानमंत्री परमाद्य प्रधानमंत्री का कुशलता को देखिए, सबको ऑन बोर्ड लिया। एंड नो डाउट निर्मला सीतारमन मैडम फाइनेंस मिनिस्टर ने भी बहुत ही अच्छा काम किया। तो मैं तो ये नवरात्र जो है ये भारत के लिए एक गोल्डन लेटर्स, बोल्ड लेटर्स में भारत का जो हिस्ट्री है पन्नों में लिखा जाएगा, ये मेरा मानना है। एंड आई एम वेरी होपफुल दैट द पुअर, the deprived, the poor, आपका middle class, they will greatly benefit by this GST reforms. All right. So sir, you are a spokesperson of BJP, Bharatiya Janata Party, and you chose that platform, you chose that party as a platform to serve the people. So what deeply connected to you? What was the ideology of the party जिसने आपको connect किया कि आप ये पार्टी से आप represent करना चाहेंगे अपने people को? You want to go to that party? How come? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सबसे जो मूल जो प्रिंसिपल है, जो मुझे क्या सबको आकर्षित करना चाहिए, और जिस तरह से अभी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल चल रहा है, भारतवर्ष में भारत की जनता ने 2014 से प्रधानमंत्री मोदी जी और अरुणाचल में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी को भी विक्ट्री दिलाया 2019 और 2024 में। तो इससे साफ दिखता है कि भारत की जनता भी, जो भारतीय जनता का नेशन फर्स्ट वाला जो आइडियोलॉजी है, इससे सब जुड़ता है, सब इससे एक कनेक्शन है। ये बिल्कुल प्रतीत होता है, व्यक्त होता है, जो रिजल्ट्स हम देख रहे हैं। तो सर, आपने हमारे कन्वर्सेशन के दौरान आगे मेंशन किया था कि हमारे जो आदरणीय चीफ मिनिस्टर जो है श्री पेमा खांडू जी, वो दूरदर्शक, वो मतलब आगे का सोचते हैं। तो उनके थ्रू हमारा अरुणाचल है, इट्स मूविंग फॉरवर्ड टू अ न्यू एरा। तो व्हाट रोल डू यू सी योरसेल्फ प्लेइंग इन इट, एंड आप हमारे फ्यूचर के लिए एंड अपने पब्लिक के लिए, अपने कंस्टिट्यूएंसी के लिए, अपने लोगों के लिए आप क्या करना चाहते हैं फ्यूचर में? व्हाट्स योर प्लान टुवर्ड्स? नहीं, कॉन्स्टिट्यूएंसी तो फिर देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंसी अगर बात करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूएंसी में तो मैं अभी इलेक्ट होके 1 साल हुआ, तो कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए मैं क्या क्या करना है मैं कोशिश कर रहा हूं, एंड आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग मेनी चेंजेस। सबसे पहला तो मैं इंफ्रास्ट्रक्चर में मैंने पहल किया है। कोई भी काम होता है, अक्सर अरुणाचल में कुछ काम होता है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन जब होता है तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट कंप्लीशन सर्टिफिकेट दे देता है और पैसा कॉन्ट्रैक्टर को रिलीज वगैरह हो जाता है। तो मेरा प्रयास ये रहा है कि अनलेस एंड अनटिल द यूजर सेटिस्फेक्शन से, क्वालिटी से ये काम हुआ, सेटिस्फैक्टरी से हुआ नहीं, सर्टिफाइड नहीं करेगा, तो उसको कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं देना है। मान लीजिए एक गांव में एक सड़क बन रहा है, तो उस गांव का लोग से कंप्लीशन सर्टिफिकेट चाहिए। वो इंजीनियर बोल दिया ये अच्छा है, कंप्लीशन नहीं होगा। जो गांव जो है, उस गांव को, जो सड़क को यूज कर रहा है, अनलेस एंड अनटिल वो जो है एनओसी नहीं देगा कि एज पर सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, तो मैं बोलता हूं कि जब तक कंप्लीशन नहीं देगा, इसको आप रोक के रखिए, इसको पहले करके इसको खत्म करना पड़ेगा टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द यूजर। क्योंकि उस घर में जो बैठने जा रहा है, उस ब्रिज को यूज जो करने जा रहा है, उस रास्ता को जो यूज करने जा रहा है, वो जब तक सर्टिफाई नहीं करेगा, उस एसेट को मैं कंप्लीट नहीं मानूंगा। तो इस प्रकार से ये एक पहल है, मैं मेरे तरफ से शायद ये इस तरह का शायद पता नहीं अरुणाचल में किसी ने किया हो। इस प्रकार का ये बहुत कुछ है। फॉर दैट हम किसी और दिन बहुत डिटेल में कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में बात कर सकते हैं। बट आज का दिन जो है बहुत शुभ घड़ी है, नवरात्र है, जीएसटी रोल आउट हो गया है। तो मैं तो आपको भी कहूंगा, जाइए खरीदिए। पहले आप 10 ग्लास लेते थे, अभी आप 20 ग्लास लीजिए, या तो कुछ बचा के भी रखिए, आप सेव भी कर सकते हैं, यू कैन सेव ऑल्सो। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आज का जो इतना खुशी का घड़ी है, और प्रधानमंत्री जी आईजी पार्क से में खड़े होके
घोषणा किया, रोल आउट किया, ये अरुणाचल वासियों के लिए से ज्यादा और क्या खुशी का मौका हो सकता है। और ये जो रिफॉर्म जो है भारतवर्ष में सभी को एक इतना एक रिलीफ देने वाला, गरीबों को, नीचे गरीबों को, मिडिल क्लास को होगा। मैं आई थिंक I'll stop at that. So thank you so much, sir, once again for coming and for sharing your wisdom और इतना सारा हमें बताने के लिए। And आप आए तो हमारे शो के लिए आपकी तरफ से हमारे शो की तरफ से आपके लिए एक छोटा सा भेंट को है and very nice, इसको मैं अपने सीने से लगा के रख। Once again thank you so much, sir. Usually क्या होता है हमारे जब गेस्ट आते हैं they tell me कि I'm very nervous, कैसा होगा but today I think मेरा साथ वो हो रहा था, I was pretty nervous but आपने like you made it comfortable and it was really nice having the conversation with you, knowing things from you. So once again, lastly, thank you so much. And with this, the episode of today ends. Thank you. See you again next Saturday, 8 a.m.